हेलो, हाय, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? बढ़िया, मस्त, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आज हम समष्टि इसके पहले पढ़ लिया था, तो समष्टि का थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। समष्टि वृद्धि, आज समष्टि के गुण। तो समष्टि की गुण की बात करें या फिर समष्टि की वृद्धि की बात करेंगे, तो हमें इसका पढ़ने में थोड़ा ध्यान देना होगा कि समष्टि के प्रमुख निम्नलिखित 5 लक्षण होते हैं। कितने भैया? निम्नलिखित 5 लक्षण होते हैं। तो इस लक्षणों को भी इससे लिखा है समष्टि का आकार यानी घनत्व। दूसरा बात है भैया परिक्षेपण। तीसरा है आयु संरचना या आयु वितरण होता है। और चौथे की बात है नेटिलिटी अर्थात जन्म दर। या फिर पांचवें पे आता है भैया मृत्यु दर। तो इन पांचों लक्षणों पे हम बात करेंगे। तो आपको थोड़ा सा एक बार याद दिला दूं भैया, जो ये समष्टि है, तो समष्टि इसका पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। समष्टि जो होता है, और समष्टि की जो समष्टि में आता पारिस्थितिकी आती है, वातावरण आता है, इसके अंदर कई सारी चीजें आते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हम यहाँ ध्यान देते हैं कि जो समष्टि का आकार है यानी घनत्व इसका है, डेंसिटी जो है, इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि भैया समष्टि यानी पहला नंबर जो समष्टि का आकार है, घनत्व या समष्टि का आकार। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये समष्टि के आकार पर 4 प्रमुख कारकों का प्रभाव पड़ता है। ये क्रमशः क्या होते हैं भैया? 4 प्रमुख कारक कौन कौन से? तो आपको यहाँ ध्यान दीजिए, 4 प्रमुख कारक हैं। पहला है जन्म दर यानी नेटिलिटी या बर्थ रेट बोलते हैं। और दूसरा कारक है मृत्यु दर या बोलते हैं मॉर्टिलिटी या बोलते हैं डेथ रेट। ठीक है। और तीसरा कारक आप है आप्रवासन यानी इमाइग्रेशन। और चौथा यहाँ पे है उत्प्रवासन यानी बात कर लिया जाए तो इसे क्या बोलते हैं भैया? इमाइग्रेशन। तो यहाँ पे चारों के बारे में बात करेंगे, तो थोड़ा ध्यान देना है। अगर इन चारों का सम्मुख हम क्या बोलते हैं भैया? बोलते हैं पीपी। ठीक है, ट्रिपल पी बोलते हैं। इन चारों के सम्मुख क्या बोलते हैं भैया? ट्रिपल पी। ट्रिपल पी मतलब क्या होता है भैया? प्राइमरी, पैरामीटर और पॉपुलेशन। यानी बात किया जाए हिंदी में क्या बोलेंगे भैया? बोलेंगे इन्हें प्राथमिक मानदंड जनसंख्या भी कहते हैं, यानी पीपीपी, ट्रिपल पी। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो जो जन्म दर है यानी घनत्व है, इसके बारे में बात की जाए तो भाई जो समष्टि का घनत्व है, उस पे 4 प्रकार जो कारक होते हैं प्रभाव डालते हैं। कैसे डालते हैं भैया? अगर हम थोड़ा ध्यान दिया जाए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो समष्टि होता है ये घनत्व है, डेंसिटी है। यानी भाई समष्टि की जो डेंसिटी है, इस पे देखिए ध्यान से थोड़ा सा कि घनत्व यानी डेंसिटी को हम एन से डिनोट करते हैं। और मृत्यु दर यानी जन्म दर को भी क्या बोलते हैं? जो जन्म दर है, इसे बोलते हैं बर्थ रेट, इसे बी से डिनोट करते हैं। और जो आप्रवासन है, इसे हम लोग क्या भैया? यानी इमाइग्रेशन होता है, तो इसे हम आई से डिनोट करते हैं। अब बात करें जो मृत्यु दर है, मृत्यु दर को हम क्या बोलते हैं? डेथ रेट, यानी इसे डी से डिनोट करते हैं। तो अभी यहाँ थोड़ा समझते हैं कि जो भाई यहाँ पे ये इमाइग्रेशन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसमें घनत्व किस प्रकार का प्रभाव डालता है। अगर भैया किसी समष्टि में, समष्टि क्या होता है भैया? जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र, एक विशेष क्षेत्र हो, वहां के एक विशेष जीव हो, यदि वहां के रहने वाले जीव, एक प्रकार के जात के जीव जो होते हैं, वहां पे जितने रहने वाले जीव होते हैं, उस समष्टि पे का प्रभाव डालते हैं। यानी प्रभाव किस तरह डालते हैं, ध्यान थोड़ा समझना है कि मान लीजिए समष्टि, यानी समष्टि का जो घनत्व है, वहां जो जीव है, वहां पे डिनोट करता है किस तरह समष्टि बढ़ती है। यानी समष्टि जैसे बस बात ये है कि जहां नमी ज्यादा होगी वहां जीव ज्यादा होंगे, वहां समष्टि काफी अच्छी मात्रा में बनेगी। यानी जहां अधिक मात्रा में नमी होगी वहां जीव अधिक ज्यादा जीवित है, लंबे समय तक जीवित रहेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है समष्टि यानी आप्रवासन, यानी कोई जीव आ रहा है इस घनत्व में, यानी मतलब एक क्षेत्र है, यहाँ पे हम कहते हैं टोटल 10 लोग हैं। यहाँ पे कितने भैया? 10 लोग हैं। अब 10 लोग हैं, अगर कोई बाहर से आ रहा है, इनमें मान लीजिए 15 लोग आ गए, तो प्लस कितना के भैया? 15 लोग हो गए, तो इनमें ऐड हो गए, टोटल कितने लोग हैं? टोटल 25 लोग हैं। तो ये आप्रवासन, यानी भी आप्रवासन में इमाइग्रेशन जो है, इसमें लोग क्या आ रहे हैं? किसी दूसरे क्षेत्र से, किसी दूसरे देश से, मतलब कहीं से भी आ रहे हो, अगर इस समष्टि पे आ रहे हैं, इस जगह पे आ रहे हैं, एक विशेष स्थान पे आ रहे हैं, तो वहां पर रहने वाले जीवों की संख्या भैया बढ़ेगी। यानी जैसे उनमें भैया 10 पहले थे, 15 आ गए, कितना टोटल 25 हो गया, इनमें बढ़ोतरी हो रही है। तो ये क्या भैया? आप्रवासन, यानी भैया इसमें बढ़ोतरी हो गया भैया, प्लस ऐड, यानी भैया क्या रहा? इसकी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि वहां उस क्षेत्र में बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों से जीव आ रहे हैं, तो उसको क्या होगा भैया? प्रवासन, यानी क्या होगी? बढ़ोतरी होगी, यानी वृद्धि होगी। ठीक। अब यहाँ बात कर रहा है भैया जन्म दर। तो जन्म दर मतलब ये है, हम कहते हैं जिससे कि मान लीजिए क्षेत्र है हमारे गांव में, हमारे एरिया में,
जिस कोई भी जगह हो वहां पे अगर हम कहते हैं इस एरिया में टोटल यहाँ बात करिए कि 100 बच्चे हैं कि भैया 100 बच्चे हैं, मतलब 100 लोग रहते हैं पूरे एरिया पूरे क्षेत्र में 100 लोग रहते हैं। उन 100 लोगों में क्या होता है कि जन्म दर 100 लोग अगर एक एक बच्चे को जन्म देते हैं तो टोटल अगर 100 लोग एक एक बच्चे को जन्म देते हैं या फिर वैसे भी बच्चे जन्म लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 100 बच्चे यानी अब एक्स्ट्रा ही 100 बच्चे और जन्म ले लिए तो टोटल कितना हो गया भैया प्लस 200 बच्चे हुई, यानी जनसंख्या बढ़ रही है। यहाँ पे जीव जो होते हैं अगर जितना ही किसी क्षेत्र में जीव हैं उसमें जितना ही जन्म यानी जितने बच्चों का जन्म होगा जितने वहां पे संख्या बढ़ेगी तो उसका क्या होगा भैया घनत्व भी बढ़ेगा। जितनी संख्या बढ़ेगी उतना घनत्व भी बढ़ेगा इसका, यानी डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो जन्म दर अधिक होगा तो घनत्व भी क्या हो जाएगा उसको भी बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसलिए से भैया प्लस यानी वही डिनोट्स मतलब इसकी अधिक मात्रा हो रही, इसलिए इसको यहाँ पे प्लस लिख दिया गया है। अब आगे समझते हैं। अब कह रहा है संख्या घटेगी या बढ़ेगी, ये किस पे डिपेंड करता है भैया, तो डिपेंड किस पे करता है, एक करता है पहले मृत्यु दर और भैया उत्प्रवासन। कहा गया उत्प्रवासन, मृत्यु दर और उत्प्रवासन। यहाँ पे जो उत्प्रवासन हो रहा है यानी कह रहा है अगर हम बात कर लिए जाए सिंपल से तरीके से, यदि किसी समष्टि में यहाँ पे लगभग कितने भैया 100 यानी 100 लोग या 100 जीव रहते हैं, इसमें से जन्म दर बढ़ा, जो जन्म दर हो रहा है कितना हो रहा है भाई, जन्म दर है इस समय जन्म दर जो है मान लीजिए 100 लोग हैं तो यहाँ हो रहा है जन्म कितना, मान लीजिए कि 25 बच्चों का जन्म हो रहा है एक वर्ष में। ठीक है, एक बच्चों का भैया 25 मतलब एक वर्ष में 25 बच्चे जन्म ले रहे हैं इन 100 लोगों के बीच में। अब यहाँ पे जो मृत्यु दर है इसका, मृत्यु दर कितना है, अगर मृत्यु दर की बात करें तो 50 लोग मर रहे हैं। कितने भैया टोटल 50 लोग, जन्म कितने ले रहे हैं भैया 25 और मर कितने रहे 50। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है ऑलरेडी क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो जनसंख्या है जन्म लेने वाली संख्या क्या होती है भैया कम है, लेकिन मृत्यु दर क्या है भैया बढ़ रही है। यानी जैसे अगर मृत्यु दर अधिक होगी और जन्म दर में कम होगा तो वहां जनसंख्या घटेगी। क्या भैया जनसंख्या घटेगी। आप साथ देखिए यहाँ पे 25 बच्चे जन्म ले रहे हैं और कितने मर रहे हैं 50 मर रहे हैं, यानी मृत्यु दर क्या हो रहा है बढ़ रहा है। यानी जनसंख्या भी क्या होगी यहाँ पे, जैसे अगर मृत्यु दर होगी अधिक मात्रा में होगी, जन्म दर कम मात्रा में होगा तो वहां पे जनसंख्या क्या होगा घटेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो कह रहा है कि उत्प्रवासन, यानी हम कहते हैं कि जब उत्प्रवासन मतलब ये है कि किसी जनसंख्या है एक विशेष क्षेत्र है जहाँ पे कुछ प्राकृतिक आपदा के कारण या कुछ स्पर्धा के कारण कंपटीशन के कारण वहां के जो जीव होते हैं वो अपना क्षेत्र अपनी जगह को उस समष्टि को छोड़कर जा रहे हैं, वहां अधिक मात्रा में अगर वो जगह छोड़ के जाएंगे किसी भी कारणवश या वैसे ही जाएंगे यहाँ पे तो वहां जो जनसंख्या भी, जैसे यहाँ पे अगर मान लेते 200 लोग हैं, अगर 25 लोग क्या भाई चले जाए यहाँ से, 200 लोग हैं अगर 25 लोग चले जाएंगे भैया 25 तो घट गए ना यहाँ से भैया उत्प्रवासन, ये छोड़कर चले गए उड़ गए उत मतलब भैया उत्प्रवासन यानी छोड़कर चले गए, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इमाइग्रेशन, यानी छोड़कर चले गए। भी जब छोड़ की समष्टि है कि जगह छोड़ के जाएंगे तो वहां ऑटोमेटिक क्या हुई जनसंख्या घटेगी, यानी जनसंख्या पे इस घनत्व पे प्रभाव पड़ेगा। जिससे जो पहले के बच्चा जीव थे अब क्या हुआ यहाँ से कुछ जीव बाहर जा रहे हैं, उत्परिवर्तन मतलब पक्षियां मान लेते हैं उड़ जा रही हैं, इसमें क्या जनसंख्या क्या हो रही घनत्व पर प्रभाव पड़ा, यानी नेगेटिव चार्ज यहाँ क्या होगी जनसंख्या पर इस समष्टि पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, ये क्या इतना टॉपिक जो था नोट करिए। आगे मैं यहाँ बताता हूँ कि दूसरा क्या भैया परिक्षेपण क्या चीज है। ठीक है, नोट करिए फटाक से। चलिए अब सेकंड की बात करते हैं आप भैया, तो सेकंड क्या भैया परिक्षेपण। अब परिक्षेपण क्या है थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये जो परिक्षेपण है डिस्पर्शन जो है, जो डिस्पर्शन है यहाँ पे कह रहा है कि यदि समष्टि के सदस्यों का एक दूसरे के साथ स्थान संबंधी पद्धति है तो यह 3 प्रकार का होगा। अगर स्थान पद्धति संबंध है तो ये 3 प्रकार का होगा। नंबर 1 की बात भैया तो नियमित परिक्षेपण और नंबर 2 पे अनियमित परिक्षेपण और तीसरा है गुच्छित परिक्षेपण। तो बात करिए जब नियमित परिक्षेपण यानी रेगुलर डिस्पर्शन है जो यहाँ पे है, ये कितना है रेगुलर जो डिस्पर्शन है इसमें सभी सदस्य एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित होते हैं। क्योंकि समान दूरी पर होते हैं या मनुष्य द्वारा कैसे भैया मनुष्य द्वारा नियंत्रित तंत्र है, मतलब जैसे भैया मनुष्य द्वारा नियंत्रित एक तंत्र है। तो मनुष्य द्वारा मतलब तो ध्यान समझिए, तो जो मनुष्य द्वारा जब फसल होती है फसल को
एक निश्चित दूरी बनाकर उसको बढ़िया सा सेट किया। जैसे मान लीजिए बात करते हैं धान की, बात कर ली जाए तो जो धान लगता है खेत में, तो इसमें जो पेड़ होते हैं, पौधे, एक निश्चित सीमा होती है। यानी जैसे कि हम कोई प्लांट हो इतनी दूरी पे, जिसकी निश्चित सीमा ऐसे इसके जैसी है कि मतलब जिससे भी उसको कंफर्टेबल यानी वृद्धि कर सके और उसको काफी मोटाई चौड़ाई हो सके। ये मनुष्य द्वारा निर्मित होता है। यानी एक निश्चित दूरी बनाई जाती है, किसी फसल को लगाई जाती है तो उसके लिए एक निश्चित दूरी बनाई जाती है। जैसे बात कर लें आलू की बात हो जाए, मिर्च की बात हो जाए, बैगन की बात हो जाए, या फिर खीरा की बात हो जाए, किसी फसल को लगभग लगभग जितनी फसलें हैं, मतलब कुछ फसलों को क्या कहता है कि निश्चित दूरी पर उसको उगाया जाता है। इससे मतलब ये कह रहे हैं, मतलब ये है कि यह मनुष्य द्वारा क्या है, निर्मित है, यानी मनुष्य द्वारा नियंत्रित है। कि भाई जो फसल लगाता है, धान हो गया, लौकी हो गया, या कद्दू हो गया, यानी इन सबको लगाने के लिए क्या होता है, उनके लिए एक निश्चित दूरी होती है, जो रेगुलर होती है, निश्चित दूरी होती है। जैसे एक निश्चित दूरी पे क्या हुआ, इसमें दिखाया गया है कि एक निश्चित दूरी पे ही फसल को उगाया जाता है। इसमें क्या होता है, बहुत कम मात्रा में देखा जाता है, कहने मतलब इस समष्टि में बहुत ही कम देखा जाता है। उसके बाद बात कर रहा है भाई अनियमित परिक्षेपण। तो जो अनियमित भैया है, रैंडम है डिस्पर्सन, इसमें क्या है, इसमें सभी सदस्यों की स्थिति का अपने समीप के सदस्य की स्थिति से संबंध नहीं होता है। यह भी एक प्राकृतिक मतलब यह भी प्रकृति में बहुत ही कम है। यानी कहने मतलब इसमें एक दूसरे जो एक जीव है, दूसरे जो किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता। यानी कि दूसरे में कहीं, देखिए जैसे इनकी संख्या मैं सिंपल बता दूं कि देखिए ये कहीं पे 2 है, कहीं पे 1 है, कहीं पे 3, कहीं पे 4, कहीं पे 1, यानी ऐसे करके मतलब अलग अलग समय में अलग अलग स्थिति में रहते हैं। इसमें एक दूसरे से कोई संबंध, अंतर जातीय संबंध नहीं है, बिल्कुल किसी भी प्रकार के यहाँ स्पर्धा, कंपटीशन कुछ भी प्रकार का नहीं लग रहा है। क्योंकि यहाँ देखिए ध्यान से, इसमें किसी प्रकार का कोई अनियंत्रित होते हैं, मतलब कि ना कोई संबंध है, ना कोई किसी लेन देन है, किसी प्रकार कोई मतलब नहीं था इन जीवों से, इसलिए क्या बोलते हैं, ये अनियंत्रित होते हैं, अनियमित है परिक्षेपण। इसमें कोई समीप के सदस्यों से कोई क्या होता है भैया, संबंध नहीं होता। ये अलग अलग, कहीं पे 1, कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं 4, कहीं पे 6, 7, 8, 12, 20, 24 ऐसे करके क्या होते हैं भैया, फैले रहते हैं। लेकिन इनसे एक दूसरे के समीप, यानी एक दूसरे के संबंध बिल्कुल नहीं होता है। तो नहीं, अब तीसरा बात कर लीजिए भैया, गुच्छर परिक्षेपण है भैया, बोलते हैं कलम में डिस्पर्शन। यहाँ बात करेंगे तो कलम पर होता है कि इसमें सदस्य छोटे समूह में, मतलब छोटे सदस्यों के समूह में रहते हैं। अब भाई छोटे मतलब छोटे छोटे सदस्यों के समूह, यानी एक बात करें सिंपल, देखो जैसे में भैया इसमें जो जीव होते हैं एक दूसरे से क्या मिलजुल कर, एक दूसरे के संबंध बनाकर, चाहे छोटा ही बनाए, एक छोटे छोटे समूह में बटे होते हैं। अब समूह मतलब सिंपल से है कि इसे मान लीजिए एक ग्रुप बना हुआ है, कुछ ग्रुप अलग होते हैं, कुछ ग्रुप इससे अलग होता है। देखो जैसे कहने का मतलब, देखो पढ़ने लिखने वाले बच्चों का ग्रुप अलग होता है, और जो बैक बेंचर होते हैं उनका ग्रुप अलग अलग होता है। यानी सब का जो ग्रुप होता है अलग अलग टाइप्स होता है, अलग अलग कैटेगरी जैसा होता है, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काम होता है। वैसे यहाँ पे क्या होता है, जो जीव होते हैं भैया, ये छोटे छोटे समूह में क्या होते हैं, छोटे छोटे समूह बनाने में और एक झुंड में रहते हैं। ये अलग नहीं होते, जब भी रहेंगे तो छोटे छोटे समूह बना के रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। यानी भैया इसके संबंध ये है, इनमें ये अपना दिखा रहा है, ये अपना आधार दिखा रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि भैया ये छोटे छोटे समूह बना के सिंपल से रहते हैं। लेकिन क्या है, प्रकृति में ये भी क्या होता है लगभग, देखिए जो फसल जो होती है, जो पौधे होते हैं, जो जीव एक संबंध बना के रहता है, वो काफी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। और उनमें जनन प्रजनन क्षमता, उनमें क्या होती है, स्पर्धा होती है, वो काफी लंबे समय समष्टि को अच्छी तरह से मेंटेन रखते रहते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं भैया आयु संरचना या आयु वितरण। कि भैया आयु संरचना है या आयु वितरण, इसे क्या बोलते हैं भैया, एज स्ट्रक्चर और एज डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात कर लिया जाए, सिंपल सी बात है कि जो एज स्ट्रक्चर है यानी आयु संरचना है, तो कहना आयु वितरण वर्ष में बदलता रहता है। जितने भी जीव लगभग आयु में क्या होता है, इनके जो वितरण होता है अलग अलग चेंज होता रहता है, मौसम के हिसाब से, यानी उम्र के हिसाब से बदलता रहता है, एज के हिसाब से। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि बोर्डेन तथा, याद रखिए, बोर्डेन तथा हेमर ने सन 1958 में समष्टि के आयु वितरण को 3 समूह में बांटा। जो बोर्डेन थे और हेमर थे, इन्होंने क्या किया, समष्टि को 3 समूह में बांट दिया। पहला था भैया पूर्व प्रजननी, यानी बोलते हैं जो पूर्व जनन, यानी जनन करने से पहले, यानी जब जिनके अंदर जनन क्षमता ना हो उसके पहले की बात कर रहा है। जैसे बात की जाए पुरुषों में तो 12 से भैया 11 से 12 साल के पहले, यानी 10 साल में 8 साल की बात कर रहा है लगभग लगभग, कि भैया जनन से पहले, यानी उनमें जनन क्षमता ना है उससे पहले। तो उसके बाद कह रहा भैया प्री रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो भैया प्री रिप्रोडक्टिव है, प्री यानी भैया पूर्व जननी, इसमें कह रहा है कि भाई जो
जनन से पहले जो आते हैं उनकी बात कर रहा है, जिनमें जनन क्षमता नहीं आई रहती उनकी बात कर रहा है। फिर कह रहा भैया प्रजननी, यानी भैया जो प्रजननी होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव होते हैं, और इसमें कह रहा है जो जनन, जिनके अंदर जनन क्षम यानी जनन क्षमता, यानी इसे बोल सकते हैं भैया जनन क्षम, यानी जिनमें जनन क्षमता आ जाती है भैया, जनन क्षम, जिनमें जनन क्षमता आ जाती है, तो जिनमें जनन क्षमता आ जाती है भैया उनको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव। अब ये पश्च प्रजननी, यानी कह रहा भैया पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यानी वे जो होते हैं जो वृद्ध हो जाते हैं, यानी भैया छोटा बच्चा 6 से लेकर 10 साल तक, तो वो क्या भैया पूर्व प्रजननी है। अब वो 12 से लेकर 15-18 साल की एज को हो गया भैया, क्या हो जननी हो गया, यानी प्रजननी जनन करने की क्षमता योग्य हो गया है, उसके अंदर क्या यौनावस्था शुरू हो चुका है, तो वो प्रजननी कहलाता है। और बात करें अभी जो पोस्ट प्रजननी है, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, यानी जो पश्च प्रजननी है, ये क्या होते हैं, जैसे वृद्धावस्था होती है, ये लगभग मान लीजिए कि 60 से 70 साल के लगभग, या 50 साल मान लेते हैं, जो वृद्ध हो जाए, इनमें जनन क्षमता थोड़ा कमजोर हो जाए या फिर लगभग ना के बराबर हो जाए, उन्हें बांटा गया। तो आयु इसको इस तरह बांटा गया। इसके लिए क्या है कि बढ़िया सा चार्ट बनाया गया है, यहाँ पे जो दिखाया गया है आयु वितरण, जैसे जो सॉरी आयु हम क्या बोलते हैं, आयु पिरामिड। तो जो आयु पिरामिड, इसके माध्यम से हम समझते हैं, यहाँ पे एक चार्ट बना, अभी समझाते थोड़ी देर में, कि यदि किसी समष्टि के आयु वितरण का निरूपण किया जाए तो इसे प्रदर्शित करने वाली संरचनाओं को आयु पिरामिड कहते हैं। कह रहा भैया सिंपल सी बात है, यदि किसी समष्टि के आयु वितरण का निरूपण किया जाए तो इसे प्रदर्शित करने वाली संरचनाओं को आयु पिरामिड कहते हैं। तो आयु पिरामिड क्या है, इसे हम समझाते हैं आपको एक बढ़िया चार्ट बना के। इतना आपने नोट करिए, फिर आपको मैं चार्ट बना के समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है, किस तरह काम करता है। भैया आयु पिरामिड, तो आयु पिरामिड में इसके बारे में जो इसकी डिफिनेशन थी हमने अभी देख ही लिया था। तो अभी देखते हैं इसके बारे में, आयु का जो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, इसको थोड़ा समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, और आपको हम समझाने का भी प्रयास करते हैं, थोड़ा समझते हैं। देख भैया यहाँ पे जो लिखा है स्पेंडिंग, और यहाँ लिखा है स्टेबल, और क्या है डिक्लाइनिंग। तो बात इतनी सी है कि जो भी यहाँ बोल रहा पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यानी क्या बता रहा है यहाँ पे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, यानी बता रहा सिंपल सा, किसे बोलते हैं भैया पश्च प्रजननी, परजननी, पश्च प्रजननी, और इसे बोलते रिप्रोडक्टिव, यानी बोलते हैं भैया परजननी, या बोलते भैया जनन क्षम, परजननी, या बोलते क्या भैया जनन क्षम, इसे बोलते हैं भैया पूर्व परजननी, पूर्व परजननी, या बोलते हैं भैया जन्म से पूर्व। ठीक, अब ये जो समझा डायग्राम बना हुआ है, थोड़ा सा ध्यान समझते हैं, ये एक्चुअली बता क्या रहा है। तो यहाँ पे दिखा डायग्राम, तो ये जो नीचे स्टेप दिख रहा है भैया, ये बता रहा है कि जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, ये जो बच्चे हैं जिनमें जनन क्षमता अभी नहीं आई है, यानी वो जनन योग्य नहीं है, उनकी क्षमता को दर्शाता है, उनकी संख्या को दर्शाता है। तो ये जो दोनों डायग्राम है, ये क्या है, उस जनन क्षमता को दर्शाता है, यानी बता रहा है कि जो जनन से पूर्व है, यानी जिनमें जनन क्षमता अभी नहीं आई, यानी छोटे बच्चे हैं जो भी जनन योग्य नहीं है, तो उनकी जो संख्या को दर्शाता है, ये क्या बोलते हैं पूर्व प्रजननी, नीचे वाला खंड है। और ये बताता है जो जनन योग्य हो चुके हैं, जो युवा हो चुके हैं, जो जनन हो गए, जो जनन योग्य हो चुके हैं, उनकी संख्या बता रहा है। और ये बता रहा है ये वृद्ध अवस्था, यानी जो लगभग जिनके अंदर जनन क्षमता खत्म हो गई हो, या लगभग ना के बराबर है, उनकी संख्या बता। तो ये जो बता रहा भैया, ये क्या बता रहा है, जनन से, यानी जिनके जनन क्षमता बहुत ही कमजोर हो, यानी जो खत्म हो चुकी है, लगभग ना के बराबर हो, उसको बता रहा है ये वाला। तो यहाँ दिखा रहा है कि जो जनन से पूर्व, यानी जो जनन क्षम थे, यानी जिनमें पश्च में जो वृद्ध अवस्था थे, इनकी संख्या बहुत कम, और जो युवा थे जिनमें जनन की क्षमता है, उनकी संख्या इनसे ज्यादा थी। और जो नए बच्चे जन्म ले रहे हैं, जिनमें जनन योग्य नहीं है, जो अभी क्या है छोटे, यानी बाल्यावस्था है, यानी सिंपल से अभी ये जनन योग्य नहीं हुए हैं, इनकी संख्या को दर्शा रहा है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे है कि पहले जो बुढ़े थे, यानी जो बुढ़े लोग हैं, उनकी संख्या कम है, जो युवा है, नौजवान है, उनकी संख्या उनसे अधिक है, और जो बच्चे हो रहे हैं, और बच्चे उससे भी अधिक है, यानी ये बढ़ती हुई जनसंख्या बता रहा है। तो यानी आपको लग रहा होगा यहाँ पे बड़ा है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, यानी तो घटते हुए दिख रहा है, तो ये घट नहीं रहा है। अब ध्यान समझे, ये घट नहीं रहा है,
ये बढ़ती हुई जनसंख्या को बता रहा है। जरा समझे, ये क्या पश्च प्रजननी, पश्च मतलब है जिनमें जनन क्षमता बहुत ही खत्म हो गई हो, लगभग ना के बराबर हो। जो जनन योग्य है, जिनकी जनन क्षमता कमजोर है, खत्म हो गई है, बुढ़े हो जाते हैं, जो 70 साल 80 साल को हो जाते हैं, इनकी जनन क्षमता का एकदम खत्म हो जाती है। तो उनकी संख्या को बता रहा है कि भैया सबसे कम है। जो नौजवान नव युवा है, जो नौजवान है, उनकी जो जनन क्षमता इनका मजबूत है, स्ट्रांग है, उनकी संख्या इससे ज्यादा है और बच्चों की संख्या कम है। यानी सिंपल देखो, आप ये आपको जिस तरह लग रहा है घटते हुए क्रम, घटते नहीं है, ये बढ़ रहा है। कैसे समझे थोड़ा सा, तो ध्यान समझिए। देखिए, पहले बुढ़े लोग आते हैं, पहले बच्चे आते हैं। भाई बुढ़े लोग तो कभी बच्चे होंगे, यानी बुढ़े लोग भी कभी बच्चे रहे होंगे ना। तो बुढ़े पहले बच्चे होंगे, जो बुढ़े थे किसी जमाने पहले बच्चे रहे होंगे, फिर जवान हुए होंगे, फिर जाके का बुढ़े हुए होंगे, तभी ऐसे तो हुआ है। तो वही तो बता रहा है कि पहले उनकी जो संख्या थी बहुत कम थी। तो जैसे जैसे नव युवा है, जो नव युवा है भाई, जिनमें जनन क्षमता मजबूत है, जिनमें जनन क्षमता है, वो पहले की अपेक्षा अधिक है। और जो और नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिनमें अभी जनन क्षमता नहीं आई है, उनकी संख्या कह रहा भैया प्रजननी, यानी जो जनन योग्य हो चुके उनसे भी क्या है, अधिक है। तो ये क्या बढ़ती हुई जनसंख्या दिखाई दे रही है। बात समझ में, ये क्या बढ़ती हुई जनसंख्या को दिखाई दे रहा है। यानी भैया क्या है, बढ़ती हुई है। क्या भैया, ये बढ़ती हुई, ठीक है, क्या बता रहा है, ये बढ़ती हुई जनसंख्या है। यहाँ ये बता रहा है बढ़ती हुई जनसंख्या। अब इसमें क्या दर्शा, ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों को ध्यान से देखा जाए तो देखो ये दोनों सेम सेम है। क्या भैया, दोनों एकदम सेम सेम है, एक बराबर है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, एक दोनों बराबर है। लेकिन जो इनकी संख्या और जो वृद्ध यानी पश्च प्रजननी है, पश्च प्रजननी की अपेक्षा बच्चों की और जो जनन योग्य हो गए उन पुरुषों की संख्या क्या, देखो दोनों सेम सेम है, यानी बराबर बराबर है। यानी बुढ़े मान लीजिए यहाँ पे 50 हैं, तो यहाँ पे जो नौजवान युवा हो रहे हैं, इनकी संख्या भी 45 है। मतलब क्या भैया, 45 है। तो जो बच्चे हैं इनकी भी संख्या, जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, इनकी भी संख्या कितनी है, 45 है। यानी बुढ़ों की संख्या क्या भैया, यहाँ पे देखो सिंपल सा, यहाँ पर 50 थी। लेकिन अब जो नए बच्चे, जो नव युवा हैं, जिनमें जनन क्षमता भी है, उनकी संख्या भी कितनी है, 45 है। जो नए बच्चे पैदा हुए हैं, जिनकी अभी जनन क्षमता नहीं आया हुआ है, मतलब जनन जनन योग्य नहीं हुए हैं, उनकी भी संख्या कितनी है, 45 है। यानी क्या वो दिखा दे रहा है, ये एक प्रकार का स्थाई है, जितना पहले था उतना ही रह जा रहा है। कि भैया नए बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, जितना है उतने ही रह गए, यानी स्थाई है। इसे बोलते हैं ना स्थिर। क्या भैया, ये स्थिर, स्थिर आयु, यानी आयु पर क्या भैया, स्थिर है, स्थाई है। क्या भैया, ये स्थाई है, स्थिर है। अब इसमें क्या समझा रहा है, याद देखिए, ये कह रहा है, देखो पहले जो पहले बुढ़े लोग थे उनकी संख्या मानते हैं कितनी भैया, 50 थी। अब 50 संख्या जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, और देखो ये 50 थी, अब इनमें भी क्या भी संख्या धीरे धीरे का, यहाँ पे जो बुढ़े थे 50 थे, फिर जो युवा हो गए जिनमें जनन क्षमता अधिक थी, जनन क्षमता जिनमें थी, उनकी संख्या क्या थी भैया, ज्यादा थी। यानी बात कर लेते इनकी संख्या कितनी थी भैया, लगभग 150 या 150 मान लेते, कितने भैया, 150, 150 थी। लेकिन जो यहाँ पे देखो, अब जो बच्चे पैदा हो रहे कितना हो रहे, 50 ही पैदा हो रहे हैं। तो यानी पहले बुड्ढों की संख्या कितनी थी भैया, 50 थी। लेकिन जब नए युवा जो पैदा हुए उनकी संख्या 150 हो गई। अब जो नए बच्चे पैदा हो रहे उनकी संख्या कितनी भैया, 50 है। यानी जो नव युवा हैं, जिनमें जनन क्षमता भी है, और जिनमें जनन क्षमता है, और जिसमें जनन क्षमता नहीं है, जो अभी पूर्व प्रजननी है, जिनमें जनन क्षमता भी नहीं है, वो जो बच्चे, यानी बच्चे क्या हो रहे हैं, जो यहाँ पे नौजवान नौ युवा हैं, उनकी संख्या में क्या है, कम है। यानी एक प्रकार देखना है भाई, ये बढ़ती जनसंख्या क्या घट रहा है। तो यानी देखो, नौ युवक से जितने नौजवान हैं, अब वहां बच्चों की संख्या क्या हो रही, कम हो रही। जैसे जापान मान लेते हैं, जापान में क्या इस समय अधिक मात्रा में वहां पर जनसंख्या क्या हो रही, घटी रही है, क्योंकि वहां पे लोग इतने ज्यादा बिजी हो गए, इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि लोगों में क्या भाई जनन करने के लिए टाइम ही नहीं बच रहा है। इसलिए क्या होता है, उसमें बच्चों की संख्या क्या हो रही, घट जा रही। तो यहाँ भी वैसा हुआ कि भाई नौ युवा, तो जो नव युवा हैं, जिनमें जनन क्षमता है, उनकी संख्या ज्यादा है। लेकिन जो अब बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी संख्या क्या है, कम है। यानी घटता हुआ क्रम है ना, ये घटी तो रहा है भैया, पहले अधिक था फिर घट गया, कम हो रहा है। इसे क्या बोल रहे हैं, घटता हुआ क्रम। क्या भैया, घट रहा है, घटती हुई पिरामिड, आयु पिरामिड। क्या भैया, घटती हुई आयु पिरामिड। यहाँ पे जनसंख्या और घट रही है,
इतनी बात समझ। अब इसे देख समझ थोड़ा सा। अब कह रहा भाई त्रिभुजाकार पिरामिड, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इसका आकार कुछ इस तरह है क्या, जिसका आकार है कुछ इस तरह से, त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर। तो त्रिभुजाकार है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि इसमें पूर्व प्रजननी सदस्यों की संख्या अधिक होती है और जन्म दर अधिक होता है। ये पूर्व प्रजननी मतलब वही बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनकी संख्या भैया अधिक बढ़ती चली जा रही है, अधिक होती चली जा रही है, बहुत ज्यादा होती चली जा रही है। इसलिए क्या कर रहा है भैया, बढ़ती हुई है पिरामिड दिखा रहा है। आगे बता रहा भैया कि घंटाकार पिरामिड, घंटाकार मतलब भैया बेल शेप्ड पिरामिड। तो जो घंटाकार पिरामिड है इसमें पूर्व प्रजननी तथा प्रजननी सदस्य लगभग समान प्रतिशत में होते हैं, पश्च प्रजननी सदस्यों का प्रतिशत सबसे कम होता है। अब यहाँ पे क्या है, जो पश्च भैया सबसे कम हो रहा है, और लेकिन जो यहाँ पे युवा थे जो 45 थे, अभी 45 ही पैदा हो रहे हैं, तो दोनों में क्या स्थिरता है, जिनमें जनन क्षमता है और जिनमें नहीं है, जो छोटे बच्चे हैं, इन दोनों की संख्या, जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनकी संख्या और नौजवानों से उनकी संख्या का बराबर है, यानी जिनमें जनन क्षमता है और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं इन दोनों की संख्या बराबर है, यानी स्थिर है, इसलिए बोलते हैं भैया स्थिर पिरामिड। यानी भैया क्या बोल रहा है, एकदम स्थिर पिरामिड है। वही कह रहा है भाई घंटे का, यानी इसका आकार देखा जाए तो कुछ इस तरह बता रहा है, सिंपल सा है। ये देख घंटाकार है ना भैया, घंटाकार है। चलो जो घंटा होता है मंदिर में टन टन वाला घंटे, घंटे का दिखा रहा कुछ। देखिए ये जो यहाँ पे बराबर है तो घंटे का है, घंटे मराठी में घंटा, तो उस तरह। अब तीसरा कह रहा है भैया कुंभाकार पिरामिड। अब कुंभाकार क्या था भैया, यहाँ दिख रहा है अनशेप्ड पिरामिड। जो अनशेप्ड है भैया, यहाँ पे समझा देखो भैया क्या कह रहा है कि इसमें पूर्व प्रजननी सदस्यों का प्रतिशत बहुत कम होता है, प्रजननी सदस्यों का आयु समूह अन्य दोनों समूहों की अपेक्षा अधिक होता है। तो वही तो यहाँ बता रहा भैया सिंपल सा, कि जो पहले पश्च प्रजननी थे और ये भैया प्रजननी है, और ये क्या पूर्व प्रजननी, तो पश्च जो प्रजननी है और जो पूर्व प्रजननी है इनकी संख्या भैया मैच करिए, अर्थात ये घट रहा है इसकी अपेक्षा। जो प्रजननी है, यानी भी देखो ये क्या है, प्रजननी है, ये क्या है, पश्च प्रजननी है, ठीक है, और ये क्या पूर्व प्रजननी है, क्या ये पूर्व प्रजननी। तो यानी वही तो दिखा रहा भैया कि जो भाई फर्स्ट वाले की संख्या क्या थी, कम थी, और जो प्रजननी थी उनकी संख्या कितनी थी भैया, संख्या जितनी भी थी उतने ही क्या हो रहा है, उससे कम जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, इसलिए उनकी संख्या भी क्या कम हो रही है, इसलिए से क्या घटते हुए पिरामिड इस कुछ इस तरह का। इतनी बात समझ में आपको, नोट करिए फटाक से होगा। अरे कुंभाकार से जो ये कुंभाकार यार कुछ ऐसे है, देख रहे हो कुछ ऐसे ऊपर नुकीला है, थोड़ा सा ऐसे है, फिर ऐसे है, तो यही तो है कुंभाकार, बन गया सिंपल सा कुंभाकार। बस सिंपल सा आसान हो बनाओ।